नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का यह है कि क्या उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक ओवैसी का एम फैक्टर गेम बदल देगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि वो एम फैक्टर यानी मुसलमान फैक्टर के लिए काम कर रहे हैं। अब कोई दबा छुपा नहीं है। ओवैसी से सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल आपको लेकर आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। इस पर बेबाकी से उन्होंने कहा कि हम कोई बी टीम नहीं है, अब हम एम टीम है यानी मुसलमानों की टीम है। ओवैसी और उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं रहा है। अब वो खुलकर कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब ये समझ लिया जाए कि ओवैसी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक हिंदू वर्सेस मुसलमान करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष चुन लिया। वो कह रहे हैं वो मुसलमानों के साथ है और मुसलमानों के वोटों के लिए, मुसलमानों की राजनीति के लिए वो एम फैक्टर है। ओवैसी का इरादा सिर्फ हिंदू मुसलमान तक का है क्या? ओवैसी की राजनीति पर जरा गौर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में ममता बनर्जी, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। अब ओवैसी के बयानों से संदेश एकदम स्पष्ट है कि वो बंगाल में बीजेपी को चैलेंज नहीं मान रहे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश उनके लिए चुनौती नहीं है। इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है, वो ये कि यूपी में ओवैसी योगी के सामने खुद को बड़ा विपक्ष साबित करने की कोशिश में है, या फिर वो वाकई में एक बड़ी चुनौती यूपी में विपक्ष के लिए बन गए हैं। उधर बंगाल में ममता बनर्जी को भी चैलेंज के तौर पर वो ले रहे हैं। अब ओवैसी खुद को विपक्ष का सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में जुटे हैं, या फिर विपक्ष ही उन्हें अपने लिए एक बड़ी चुनौती मान रहा है। ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया, तो टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। अब टीएमसी कह रही है ओवैसी और हुमायूं का मतलब जीरो है। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक सिंबल है टीएमसी और सिर्फ एक नेता है ममता बनर्जी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ओवैसी, हुमायूं मिलकर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए सामने आए हैं। उधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी का प्लान गजवाए हिंद है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19 से 20% है और करीब 140 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान जीत और हार की अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि बंगाल में मुसलमान 27% से ज्यादा है और 100 से ज्यादा विधानसभा की सीटें ऐसी जहां मुसलमान जीत हार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर मुसलमान एकजुट हो गए तो किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और बात यह भी कि अगर अब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि वो एम फैक्टर है यानी सिर्फ मुसलमानों के वोट और राजनीति के लिए है, तो फिर क्या वो खुलकर हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं? इसमें अब कुछ दबा छुपा नहीं रहा है। योगी दीदी को टक्कर, चलेगा एम फैक्टर? हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। पहले दीदी फिर योगी, मुसलमान देंगे चुनौती। हम सब धर्म को समझते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे क्रिश्चियन फेस्टिवल हो। ओवैसी ने एम टीम बनाई, आगे और लड़ाई। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? साथ रहेंगे भाईजान, बंगाल से यूपी तक प्लान। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सदस्य मान के नहीं चुनाव में लगभग 182 से 192 तक मेरा उम्मीदवार। आज ही 4 बजे में मेरा स्टेट का पार्टी ऑफिस ओपन करने का बाद मैं यो मेरा को उम्मीदवार ऐलान कर दूंगी। एम चैप्टर से यूपी बंगाल तक टक्कर। बाहर में उनका एजेंडा गजवाए हिंद, अकबर, बाबर, आक्रांता, ये लोग उसी उद्देश्य से जी रहे हैं कि भारत में हम शरिया कानून कब लागू करें। बी टीम बनाम एम टीम से बदलेगा सीन।
इलेक्शन आया है, भेज रहा है कुछ लोगों को कंफ्यूज करने के, मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए वो लोग को भेजा गया है। लेकिन पूरा बंगाल में सब लोग जानते हैं अगर भाजपा को डिफीट करना है तो एक ही सिंबल तृणमूल का, एक ही लीडर ममता बनर्जी। यूपी बंगाल का घमासान, मुद्दा है मुसलमान। लेकिन हकीकत है कि वो सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जो बीजेपी चाहती है वही वो कर रहे हैं। यानी सेकुलर वोटों का बंटवारा कैसे हो, ये बीजेपी चाहती है। उनकी लड़ाई भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ना होके आदरणीय ममता बनर्जी जी से है, टीएमसी से है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि बंगाल की जनता ने हमेशा ऐसी ताकत है जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनको कभी स्वीकार नहीं किया है। ओवैसी और हुमायूं दीदी के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह। ये बंगाल के आम लोग कभी कभी विभाजन की राजनीति में फंस जाते हैं, लेकिन सबको ये मालूम हो चुके हैं कि ये दोनों मिलकर ध्रुवीकरण करेंगे। ओवैसी और हुमायूं, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ ने भी राजनीतिक निकाह फरमा दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि केवल मुसलमानों का वोट तो टीएमसी ले लेती है, कांग्रेस ले लेती है, पर फिर उनको कोई काम नहीं देती राजनीतिक रूप से। तो ये एक दूसरे के बीच में कंपटीशन ऑफ द अपीजर्स है। और आज सवाल इंडिया का, क्या यूपी और बंगाल में हिंदू वर्सेस मुसलमान चाहते हैं ओवैसी? क्या धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी? सवाल ये कि मुख्य विपक्ष की जगह लेने की राह पर हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि बाकी विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी चर्चा कम और ओवैसी की ज्यादा हो रही है। यूपी बंगाल में धर्म के आधार पर वोट, तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? और सवाल यह भी कि ओवैसी हिंदू वर्सेस मुसलमान करके किसका काम आसान कर रहे हैं? मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी जी को आप देख रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्क्रीन पर आपके। इमरान सोलंकी हैं, अध्यक्ष हैं बंगाल एमआईएम के। और संजय शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है टीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले सोलंकी साहब आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताइए इमरान जी कि जिस तरह से आपके नेता ने आज कह दिया कि हम एम फैक्टर हैं, मुसलमानों का फैक्टर हम ही हैं, तो ये अब इसको ये मत कहिएगा कि ये तुष्टीकरण भी नहीं है, ये पोलराइजेशन भी नहीं है, ये राजनीति भी नहीं है, ये है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, वक्त दिया आपने, मुझे बताया, टाइम दिया। मैडम पहली बात तो ये है कि मुसलमानों की अगर हम बात है उसमें क्या गलत बात है आप बताइए। बंगाल के मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। बंगाल में 30% मुसलमान रहते हैं। मुसलमान 7% भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अभी ओबीसी का सर्टिफिकेट खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, 5 लाख, उसमें ज्यादा मुसलमान है। हमारे वहाँ पर अगर आप मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर दक्षिण में जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, वहाँ अगर जाएंगे आप तो वहाँ पर स्कूल नहीं है अच्छे, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। कल्याणी में हॉस्पिटल बना था एम्स, लेकिन मुर्शिदाबाद में, मालदा में कभी नहीं बना एम्स, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। स्कूल नहीं बनाते हैं। हमारे वहाँ हमारी माँ बहनें हैं जो बीडीए बनाती है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं बीडीए बनाते हैं, उनके हाथ देखिए मैडम कैसे हालत, क्या हालत होकर रखी है उनकी। तीसरी बात, हमें इलीगल माइग्रेंट वर्कर बना के रखा है वहाँ पे। तो ये सब की बात अगर हम करते तो अरे तो ये तो आप एक सेकंड इमरान जी, आप ये समस्याएं गिना रहे हैं, ये समस्याएं गिनाकर आप राजनीति कर रहे हैं और आप लोगों से कह रहे हैं भाई ये समस्याओं को हल हम करेंगे, आप जो भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने सिर्फ ये पूछा कि खुलकर कहना हम एम फैक्टर है। अब यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठकर खुलकर आज ये कहने लग जाए कि हम एच फैक्टर है, सिर्फ हिंदू फैक्टर। आपसे पूछ रही हूं, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? ये आवाज नहीं आ रही क्या? अब नहीं बोले, उनकी बात है, मैं बता रहा हूं हम लोग। नहीं, उनकी बात है कैसे? मेरा सीधा मानना ये है, मैं सिर्फ पूछ रही हूं आपसे, आप मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं। इस देश में हम खुलकर अब धर्म की राजनीति करेंगे। ये पार्टी मुसलमानों की, ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करेगी। नहीं, कर रहे हैं आपके नेता, मुसलमानों के लीडर है। 30%
30% बंगाल में मुसलमान हैं। आपको बता रहा हूं, मुसलमानों के हाथ बद से बदतर है। तो संजय जी से बोलिए ना ये बात, इतने साल से। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक बार प्रेम जी और संजय जी सबको लाइए स्क्रीन पर। संजय जी वो कह रहे हैं इतने साल से मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई पश्चिम बंगाल में। आप लोग बार बार कहते हैं ममता बनर्जी नेत्री है बंगाल की, वही एक चेहरा है, तो इस बदतर हालत के लिए जिम्मेदार वही है। ये पश्चिम बंगाल में न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि सभी समुदाय, बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं पश्चिम बंगाल में, और मुस्लिम भाइयों की भी अच्छी तादाद है, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं और अन्य समुदाय भी हैं। सभी के लिए बराबर सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से बंगाल का शासन है और कहीं कोई बदतर हालात नहीं है। हर जगह बहुत अच्छा अमन और चैन कायम है और भाईचारे के हालात है। हर जगह विकास है। दीदी की लक्ष्मी भंडार जो योजना है, लक्ष्मी भंडार, वो सभी को मिलती है। स्वास्थ्य साथी सभी को मिलती है, युवा साथी सभी को मिलती है, सूरो साथी सभी को मिलती है। कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें भेदभाव है और हर वर्ग, हर धर्म के लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। इसलिए बार बार जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के पक्ष में वोट करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे, नहीं तो फिर ये इमरान सोलंकी जी यहाँ पर बैठकर क्यों कह रहे हैं कि हालत बद से बदतर है, इसीलिए हमें एम टीम बनानी पड़ रही है, इसीलिए हमें मुसलमान टीम बनानी पड़ी है, इसीलिए ओवैसी साहब यहाँ जाकर कह रहे हैं कि हम एम टीम है, मुसलमानों की बात हम करते हैं, आप नहीं करते हैं, क्यों कह रहे हैं ये? इनको जवाब दीजिए ना। इनका तो ये जाने, और बंगाल में कोई एम टीम नहीं है, कोई एच टीम नहीं है। बंगाल में सारा बंगाल एक टीम है, बंगाली टीम है। और जहां तक ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग जी टीम है, गौन टीम है, ये और भारतीय जनता पार्टी गौन टीम है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हुमायूं कबीर को इन दोनों ने संयुक्त रूप से गोद में बैठाया हुआ है और ये बंगाल की जनता को दिग्भ्रमित करके बंगाल के वोटर पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, कुछ वोट छीनना चाहते हैं, लोगों को बरगला करके बंगाल की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी को बैठा दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ कौन लेकर आया? ममता कोई बीजेपी फैक्टर नहीं है, कोई हिंदू फैक्टर नहीं है। बंगाल में बंगाली फैक्टर, बी फॉर बेंगोल, भाई वो आपके वोट काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? मेरा सवाल ये है, वो आपके वोट काटेंगे कि नहीं काटेंगे? प्रेम शुक्ला जी को स्क्रीन पर लाइए। एक सेकंड, मैं संजय जी, आपने कह दिया कोई एम फैक्टर नहीं, कोई एच फैक्टर नहीं। प्रेम शुक्ला जी आप सुन रहे हैं? उन्होंने कहा कोई एम फैक्टर नहीं है, कोई एच फैक्टर नहीं है, यहाँ सिर्फ ममता फैक्टर है। अब देखिए ये बड़ा खुलकर फैक्टर है और बंगाल फैक्टर है, ठीक है, बंगाली फैक्टर है। मुझे ये बताइए, ये जब असदुद्दीन ओवैसी ने आज खुलकर, मुझे लगता है पहली बार उन्होंने आज ये बात ऐसी कही है, हालांकि उनकी राजनीति उनकी पार्टी के नाम में ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने खुलकर आज कह दिया मैं एम फैक्टर की राजनीति करता हूं, मैं बी टीम नहीं हूं, एम टीम हूं। अब इसका असर क्या होगा यूपी पर भी, ये भी सोचिए। ये साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो उन्होंने तो अपनी पार्टी का नाम ही वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा है, तो उनकी राजनीति तो साफ तौर पर है कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उसमें कोई जो है दाएं बाएं नहीं। यहाँ अभी आपके पैनल में उनके प्रवक्ता इमरान सोलंकी ने साफ तौर पर यही कहा ना कि हमको जो है एम फैक्टर पे काम करना है, मुसलमानों की स्थिति पर बोले हम। अब ये बीच में इमरान जी एक सेकंड उनकी बात सुनने दीजिए, फिर आप उनको इंटरजेक्ट करिएगा, उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। हाँ प्रेम जी बोले। देखिए अभी इन्होंने मुसलमानों के हालात पर ही चिंता व्यक्त की ना, श्रीमान इमरान सोलंकी ने। बंगाल में मुसलमानों की हालत बद से बदतर है, इस फैक्ट पर उन्होंने बात रखी, और ये फैक्ट जो है सच्चर आयोग की रिपोर्ट भी कहता है गुजरात के मुसलमानों की तुलना में, जिस गुजरात में बीते 3 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप गुजरात के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान की तुलना कर लीजिए, तो बंगाल का मुसलमान बदतर हालत में है। तो ये तो साफ तौर पर है कि मुसलमानों की पार्टी की, मुसलमानों की नुमाइंदगी ही श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने हैदराबाद, तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को जो है वो खजूर खिला रहे थे, दोनों इफ्तार पार्टी कर रहे थे, इफ्तार की दावत करके, और कह रहे थे कि आपकी दुआ से ही जो है
ये सब कुछ कायम है। और वही कांग्रेस जैसे बंगाल जाती है ओवैसी की विरोधी हो जाती है, बिहार जाती है ओवैसी की विरोधी हो जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है ओवैसी की विरोधी हो जाती है, तेलंगाना में ओवैसी का समर्थन लेती है। तो तेलंगाना को ओवैसी, बंगाल को ओवैसी से भिन्न नहीं किया, बिहार को ओवैसी से भिन्न नहीं किया, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना होगा। और ये तो सत्य है ना कि सेकुलर जो कहलाने वाले दल है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों में जो है प्रतिद्वंदिता होती है। असदुद्दीन ओवैसी जो है, पर प्रेम जी मैं एक चीज आपसे कहती हूँ, यूपी में तो आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की हालत ऐसी नहीं है, यूपी में मुसलमानों की हालत अच्छी है, बंगाल में खराब है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में आपसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब वो हुमायूं कबीर पहले ही चर्चाओं में थे, उनके साथ गठबंधन कर लिया। अब विपक्ष तो ममता बनर्जी के बनिस्पत आप वहां पर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन वहां पे सुर्खियां बटोर रहे हैं ओवैसी साहब। जो सुर्खियां बटोर रहे वोट हम बटोरे। अच्छा, बंगाल की जनता का जो जनादेश है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सुर्खियां ओवैसी जी को बटोर ले लेनी, ममता बनर्जी का हाथ दोनों तरफ खाली रहेगा। अगर यही दशा रही तो न सुर्खियों में रहेगी न जनादेश में रहेगी। अब ये मैं जरा कुछ एक आंकड़े हैं मैं जरा बताना चाहती हूँ, खासकर बंगाल के लिए। और प्रोफेसर रागी अजीज खान साहब जरा देखिएगा ये, क्योंकि यूपी पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं वहां पर अभी तक जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें बीजेपी बिल्कुल साफ है और टीएमसी की सीटें ये आपके स्क्रीन पर भी चल रही है, जरा इसे बड़ा करके चला दीजिए, क्योंकि जहां जहां बीजेपी 30% से ज्यादा मुसलमान है, जिन जिन जिलों में प्रेम जी, वहां पर बीजेपी का बिल्कुल एक तरह से सफाया है, और जहां कम है वहां पर बीजेपी सीटें निकालती है। ये बड़ा क्लियरली है इन इस ग्राफ से। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां चले जाते हैं, और मैं प्रोफेसर आगे आपके पास आ रही हूं, अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां जाकर कह रहे हैं मैं एम टीम हूं और वो आ रहे हैं हुमायूं कबीर के साथ, तो मुझे ये बताइए, नुकसान तो सीधे सीधे ममता बनर्जी का है, लेकिन ये भी बात है कि वो इस वक्त अगर ये लड़ाई सिर्फ ममता बनाम ओवैसी हो गई तो फिर क्या होगा बंगाल में? देखिए सुचरिता, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, एक चीज समझिए जी। 60 और 70 के दशक में भारत के अंदर चुनाव, जब बिहार के अंदर चुनाव होता था, और ये पूरे देश के पैटर्न पर है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं तो इसलिए कह रहा हूं, तो वहां पर जितने गुंडे बदमाश लोग थे वो सब कांग्रेस के लिए बूथ लूटा करते थे और कांग्रेस पार्टी जीत जाया करती थी। बाद में, और राजे रजवाड़े भी हुआ करते थे, बाद में इन लोगों ने सोचा कि अरे भाई कांग्रेस के लिए क्यों बूथ लूटे, जब हमारे लूट से कांग्रेस पार्टी फलित फूसफिस हो रही है तो हम अपने लिए क्यों नहीं बूथ लूटे। तो उन्होंने अपने लिए बूथ लूटना शुरू किया, तो राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन आया, और आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी जो है वो राजनीति में आना शुरू हो गए। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। मुसलमानों ने अब सोचा कि भाई इतने दिनों तक हमने कांग्रेस पार्टी को खाद पानी दिया है, तृणमूल को खाद पानी दिया है, अब हमारी जनसंख्या बढ़ी है, हम अब 15% नहीं रह गए हैं, हम 9.4% नहीं है, हम 30% हैं, और 30% में मैं अपनी राजनीति क्यों नहीं करूं। तो अब इनके लिए दर्द शुरू हुआ। इनके लिए हुआ कि ये सेकुलर वोटों का बंटवारा है। मजेदार बात आप जरा देखिए, ओवैसी सेकुलर हो जाते हैं, फुरफुरा शरीफ सेकुलर हो जाते हैं, जितने रेडिकल मौलाना हैं वो सब सेकुलर हो जाते हैं। यदि हिंदू वोट गोलबंद होता है तब कहते हैं हिंदू वोट। यदि कोई हिंदू पार्टी आ जाए, शिवसेना लड़े, तब ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को काटने के लिए हिंदुत्व का वोट खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम पार्टी यदि खड़ी हो जाती है तो इन जितने सेकुलर दल है, गिरोह मैं इनको बोलता हूं, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि अब एक नई पैरेलल। मेरा कोई ओवैसी के प्रति सब हमदर्दी नहीं है, मैं ओवैसी को आधुनिक भारत का पोस्ट पार्टीशन जिन्ना मानता हूं, और जो उनकी डीएनए है उसमें वही चीज है। लेकिन आखिर जब बबूल आप बोएंगे तो आम कहां से मिलेगा। ये लोग सोचते थे कि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के, सीपीएम सोचती थी कि बांग्लादेशी मुसलमान उसका वोट बैंक है। बांग्लादेशी मुसलमानों ने शिफ्ट किया गियर
और तृणमूल के साथ मैं आ रही हूँ आज वही बांग्लादेशी मुसलमान और पूरा मुस्लिम कम्युनिटी लगा कि यार बंगाल में हम 32% के आसपास हैं, 30% के आसपास हैं, हम ममता क्यों रहे, हम अपने बोल रहा था सबको न्यू जिन्ना, और यदि वो कल जाकर के तो वो एक पैरेलल आप सुन रहे हैं रागी जी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं उन्हें जिन्ना? वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि आप उन्हें जिन्ना कैसे कह सकते हैं? अगर मैं वो गोडसे कैसा आपको लगेगा? अगर मैं वो गोडसे बोलूं कैसा लगेगा आपको? मैं क्या बात कर रहा हूँ? जिन्ना बोल रहे हैं कहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर में जिसने देश का नाम रोशन किया। मुसलमानों सर मेरी बात सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिसने देश के बाहर जाकर देश का नाम रोशन किया, अब उसको जिन्ना बोल रहे हैं? कैसे अलाउ कर रही है? इनको तोड़ने वाला खानदान है, देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है, देश के बेस्ट पार्लियामेंटर का अवार्ड अपने दिया उसे। ठीक है, 4 बार बस मैं एक बार सुनिए मैं उसी कैटेगरी में मान करके चलता हूँ, वैसी की पार्टी वो बंटवारे वाली लाइन की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए ये डिबेटेबल है, आप ये मानेंगे वो ये मानेंगे, ये डिबेटेबल है। लेकिन मैं एक बार डॉक्टर अजीज खान के पास जा रही हूँ। सुनिए मेरी बात। देखिए जो खुलकर एम फैक्टर की बात कर रहे हैं उस पर डिबेट तो होगी ना सोलंकी जी, इमरान सोलंकी जी, आप इस पर क्यों खुलकर नहीं डिबेट करेंगे? वो खुलकर कह रहे हैं मैं एम फैक्टर हूं। उन्होंने एक सवाल पूछा, सुनिए, उन्होंने एक सवाल पूछा, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू फैक्टर की बात करेगा, उसे आप कैसे लेंगे? हम सिर्फ हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, हम एच फैक्टर है। ये बोले कोई तो क्या बोलेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या शुभेंदु अधिकारी के नेता नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या हम हिंदुओं का वोट लेते हैं? हाँ। क्या मोदी क्या बोला हम हिंदू का वोट रामनवमी शुरू करेंगे, हम हिंदू का वोट लेके करेंगे, हम हिंदू के त्योहार में शुरू करेंगे? नहीं बोला शुभेंदु का रामजादा हरामजादा कौन बोलता है? राम मंदिर आस्था की बात है सर, एक सेकंड रुकिए, आपके 10 लड़के को मैं ये आपसे कह रही हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल, एक बात मुझे बताइए, कोई भी राजनीतिक दल, मैं बीजेपी की भी बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की भी बात कर रही हूँ, कल को ये कहे और खड़े हो जाए और कहे हम सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करेंगे और हिंदू वोट चाहेंगे, हम एच फैक्टर हैं, आप इन पर टूट पड़ेंगे सर। मैं आपसे बता रही हूं, आप इनके बयानों पर टूट पड़ेंगे और टूटना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में कोई धर्म की राजनीति क्यों करेगा? क्यों हो रही है? इतने सालों से चली जा रही है। सुनिए मेरी बात, वोट नहीं चाहिए। मैं एक बात जवाब दे दी मैडम, बोलते नहीं बोलते बताइए क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान शमशान किसने बोला मैडम? कब्रिस्तान शमशान किसने प्रेम बोला? शुक्ला जी, आपको सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, आप अघोषित एच पार्टी किसने बोला? कुत्ते का पिल्ला। आप बोल लेते नहीं है, लेकिन आप अघोषित एच पार्टी हैं, वो ये कह रहे हैं। मुसलमानों को टिकट सुन लीजिए ना, मैं पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। प्रेम जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका जो है विकास करने की बात करती है, हम सबका विश्वास की बात करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमको सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से वैसे खुद कह रहे हैं कि मैं एम फैक्टर हूँ। एम फैक्टर का क्या मतलब है मुझे बताइए? एम फैक्टर से इमरान सोलंकी ही बताते, बीजेपी के लोग फैक्टर जब कहते हैं, खुद कहते हैं हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। क्या मतलब है? हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते, बोलते नहीं बोलते? पूछिए प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, वो कह रहे हैं आपसे, क्या बीजेपी ऐसा कहती है? बीजेपी ऐसा कहती है मुसलमानों को टिकट नहीं देते? और क्या ज्यादा किसने बोला? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। शमशान कब्रिस्तान पार्टी हिंदुओं को भी देती है। शमशान कब्रिस्तान किसने बोला सर? ईसाइयों को, सिखों को, शमशान कब्रिस्तान किसका बयान है? भारतीय जनता पार्टी। कुत्ते का पिल्ला उसके बाद किसने बोला? कुत्ते का पिल्ला। ठीक है, इस तरह की कोई कुछ गंदा बोलेगा आप उसे मुसलमानों अगर उनकी सत्ता आई नहीं, डॉक्टर खान डॉक्टर अजीज खान, मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जा रही हूँ। डॉक्टर अजीज खान, संगीत रागी जी ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली। उन्होंने ये कहा है कि अगर एम फैक्टर की बात कहते हुए राजनीतिक दल कोई आ रहा है जो कि ओवैसी कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, लेकिन आप करते वही हैं, आप मुसलमान वोट की राजनीति करते हैं। तो ये धक्का सबसे बड़ा आपको है।
देखिए, सबसे पहली बात सुचरिता जी ये समझ लें आप कि ये जो लोग बयान दे रहे हैं, हाँ। ये कौन लोग हैं जो बंगाल में जा कर के हुमायूं कबीर से, जिन्होंने एक नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और बना भी रहे हैं, शायद जो भी हालात है, मैं कह रहा हूँ ये कौन लोग हैं जिनसे समझौता करने गए हैं। देखिए, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है, बंगाल को पता है कि हुमायूं कबीर किसके द्वारा प्रोजेक्ट किए गए हैं, ये सबको पता है। और जो माहौल उन्होंने बंगाल में पैदा किया है, ये भी बंगाली भी जानते हैं और देश भी जानता है कि आखिर उसका मकसद क्या है। पोलराइजेशन। भाई पीसीआर प्लीज आवाज इको कर रही, ठीक कर दें। पोलराइजेशन। तो अब ऐसी स्थिति में आप खुद समझिए कि अगर ओवैसी साहब ये समझते, बहुत अपने आप को समझदार और होशियार समझते हो कि जनता नहीं समझती है, एक बात आप समझिए, सबको पता है कि बीजेपी में पहले हुमायूं कबीर थे और उसके बाद वहां से आने के बाद वो टीएमसी में आए। किसके इशारे पे वो काम कर रहे हैं और जाकर के ओवैसी साहब उससे गठबंधन कर रहे हैं। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मेरा इशारा क्या है कि देखिए, वो कितना भी बीजेपी प्रयास कर ले, बी टीम बना ले, सी टीम बना ले, डी टीम बना ले, मैं बताऊं, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का आम जनता, वो अब इनके बहकावे में, इनके छल में, इनके धोखे में नहीं आएगी। कोई भी धर्म का आदमी, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी तो सर्वधर्म समभाव और सर्व समाज की बात करती है और हम सर्व समाज की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी जो ऐसी विचारधारा रखती है कि जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती हो, ऐसी स्थिति में जहां पर कोई कह रहा हम हिंदू हैं, कोई कह रहा हम मुसलमान हैं, कोई कह रहा एम फैक्टर, कोई कह रहा एच फैक्टर, फैक्टर नहीं चलेगा। सबसे बड़ा फैक्टर है देश। आपका कौन सा फैक्टर है? आपका तो एमवाई वाला था ना। प्रदेश का विकास होना चाहिए, आपका तो एमवाई वाला है कि नहीं है जी? या आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं? एमवाई फैक्टर आपके लिए भी तो एमवाई फैक्टर कहा गया। सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए ना, है, मैं कह रहा हूं ना, है, हमारा फैक्टर है माई और बीजेपी का फैक्टर है आई। मेरी बात सुनिए। हाँ। हम माई का मतलब सबको लेकर चलते हैं और आई माने मैं नहीं है, हम हैं, हम लेकर चलते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, वो माई का वो मतलब होता है, इस बात को समझिए मेरी बात। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कितना भी, चाहे वो बंगाल हो, यूपी, अब आपने यूपी का जिक्र किया, यही ओवैसी साहब हैं, अभी 2022 में जो चुनाव हुआ 0.5% वोट नहीं मिला। यहाँ की जनता से क्या उम्मीद लगाएंगे? जनता जानती है बिहार में आप निकले हैं पूरे बिहार देश में पोलराइज करने के लिए। अच्छा एक मिनट, सोलंकी जी और संजय जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन। बिहार में कुछ गलतियां आप ये कह रहे हैं, नहीं, बिहार में सर डिसमिस, अब बिहार में कुछ गलतियां हो गई। देखिए सर, ग्राफ ऐसे ही बढ़ता है और अगर आप लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर कुछ नहीं है विपक्ष के लिए, तो मुझे लगता है ये खतरा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो जिस तरह से इनरोड्स कर रहे हैं, बिहार ने एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया। संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं। प्रोफेसर रागी। सुचरिता, हाँ। सुचरिता, बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव को आप देख लीजिए। यस, महाराष्ट्र में उनको लगा कि नहीं, कांग्रेस से अब अलग होकर के हमको मुस्लिम राजनीति को मजबूत करना है, तो वो ऐसे के साथ खड़े हो गए। आज वो समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है समाजवादी पार्टी अकेले है तो बीजेपी को हरा सकती है। कल जाकर के उनको लगता है कि मुस्लिमों की राजनीति अलग होकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर दे, तो वो उनके साथ खड़े होंगे, वो लात मार करके आपको चले जाएंगे, जैसे सीपीएम को लात मार करके वो तृणमूल के साथ खड़े हो गए। एक बात और, अंतिम बात कह देता हूं, बंगाल का चुनाव भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने का है। ममता बनर्जी और मुस्लिम लीग में कोई अंतर नहीं है मानसिकता में। अब मुस्लिम लीग से बड़ी मुस्लिम लीग जो है ओवैसी की पार्टी खड़ी हो गई है, तो बंगाल के मुसलमान ओवैसी के साथ जाएंगे या ममता के साथ अभी भी चिपके रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बंगाल की लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान ही है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बेशक बोलता रहे, लेकिन उसे मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है, क्योंकि 70 साल में मुसलमानों को यही बताया गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके खिलाफ है। ममता बनर्जी 27% मान करके चलती हैं कि वो मेरा फिक्स मुसलमानों का वोट है, हमको 10 ही और 20% मुसलमान हिंदुओं का तो वोट काटना है। भद्र लोग को काट लेंगे, संभ्रांत लोग को काट लेंगे, ब्राह्मण के नाम पर काट लेंगे,
लेकिन हानि किसको बंगाल में हो रही है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप संगीत रागी जी कह रहे हैं। मैं एक बार संजय जी जो प्रोफेसर रागी ने कहा है वो कह रहे हैं बंगाल में इट्स अ डायरेक्ट फाइट, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई है वहां पर। मुसलमान को वो उसे वोट देगा जो उन्हें लगेगा उनके लिए काम करेगा, हिंदू उसे वोट देगा जो उनके लिए काम करेगा, और ये सब आपके राज्य में हो रहा है। संबित रागी जी को मानसिक रूप से दिव्यांग हो गए हैं, इनका मानसिक मोतियाबिंद भी हो गया है। ये पढ़ाते पॉलिटिकल साइंस है और सोशल साइंस की ऐसी तहजीब करना चाहते हैं। बंगाल की जनता आपको जानती है, आपके बहकाव में और भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। और 2011 में जब बंगाल की सत्ता में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी काबिज हुई, वो सिर्फ किसी एक समुदाय के कारण नहीं हुई, वो हुई सीपीएम और बाप ब्रांड के अहंकार के कारण, बंगाल के किसानों के कारण, बंगाल की आवाम के कारण, बंगाल के सर्व समाज के लोगों के कारण, और उसी की सेवा करते हुए हम आगे बढ़े हैं। और उसी को अभी झेप गए ना, इतनी देर से ज्ञान दे रहे थे और अभी हमने बोलना शुरू किया तो संबित रागी जी को मुंह से क्या क्या करने लग गए। इनको बंगाल की जमीनी हकीकत का पता नहीं है, बंगाल की मिट्टी की तासीर से लोग परिचित नहीं है, इसलिए बहकावे में आकर उलझुल बकते हैं। बंगाल में सर्व समाज का शासन है और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाली चीज नहीं है। इसी करते करते भारतीय जनता पार्टी की सीटें लोकसभा में 18 से 12 पर आ गई है 2024 में। देखिए संजय जी देखिए, ये जो चर्चा है, मैं आपको एक राजनीतिक चर्चा बताती हूँ और यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे, आप भी बताइए। भाई ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं मुसलमानों की राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिन पर ये पहले आरोप लगता रहा कि दुर्गा विसर्जन में उन्होंने किस तरह से वो विसर्जन नहीं होने दिया, उन्होंने पहले कभी मंदिर बनाने की बात नहीं की, आज वो रमजान और नवरात्र दोनों की बातें करती हैं, वो सर्वधर्म समभाव की बातें कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका मुस्लिम वोट छिटक रहा है तो वो दूसरी तरफ भी उसी तरह से रुझान दिखाने की कोशिश करती है। राजनीतिक विमर्श है, गलत है संजय जी? ये राजनीतिक विमर्श नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को कहते हैं पश्चिम बंगाल में कभी ऐसी अवस्था नहीं रही कि कोई दुर्गा पूजा के लिए किसी को कोई दिक्कत आ गई। 40,000 से ज्यादा बताइए भाई प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कभी नहीं हुआ ऐसा। सरकार ये नैरेटिव है। 10,000 रुपया अनुदान देती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं सकती। नहीं तो मंदिर बनाने की बातें ममता बनर्जी जो अब करती है, पहले करती थी क्या? पहले कितने मंदिर बनाने के लिए उन्होंने बात कही? ममता बनर्जी को यदि ये लोग जानते तो ये लोग जान जाते कि ममता बनर्जी वास्तव में सनातन की सच्ची प्रतीक है पश्चिम बंगाल में। आज से नहीं, इनको तो अभी मालूम पड़ा है। एक सेकंड, मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, विकलांगता की संजय जी कह रहे हैं सनातन की सच्ची प्रतीक है ममता बनर्जी। वाह, सनातन की सच्ची ऐसी प्रतीक है कि सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस को प्रतिबंधित कर देती है और कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वहाँ के सच्ची प्रतीक है हनुमान जयंती के उत्सव को जो है प्रतिबंधित करने का दुष्कर्म कर देती है और कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सनातन की ऐसी सच्ची प्रतीक है कि जय श्री राम बोलने वाले पर हमला करा दिया जाता है, जय श्री राम बोलना प्रतिबंधित हो जाता है। ये सच्ची प्रतीक है, इसको सच्चा प्रतीक कहते हैं। और जो है जमीयत इस्लामी के कार्यक्रम में हिजाब पहनना, ये सच्चे सनातन का प्रतीक होता है। गजब है भाई, सनातन से क्या लेन देन है इनका? तो जमीयत इस्लामी के कार्यक्रम में सुश्री ममता बनर्जी हिजाब धारण कर लेती है, तब तो वो जो है इस्लामिक परिधान पर पहन लेती है। इस्लामी परिधान पहनना और सच्चा सनातन होना, ये तो विरोधाभास हुआ ना। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आप तो यही बात कहते हैं कि ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में वो एक तरफा राजनीति करती हैं, वो पोलराइजेशन के दम पर जीत रही हैं, यहाँ पर उन्हें सच्चा सनातन का प्रतीक बता रहे हैं। संजय जी, मुझे बस ये पूछना है, सोलंकी जी को भी लाइए जरा, इमरान सोलंकी जी, बड़ी दिलचस्प फाइट है बंगाल की और अब यूपी तक तो वो जाएगी। संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं, प्रोफेसर रागी क्या कह रहे हैं? हाँ,
एक लाइन सुचरिता, बोलिए बोलिए सर। ममता बनर्जी हिंदू समाज को अंदर से दीमक की तरह चाटते हुए खोखला कर रही हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठियों को शरण देने का, पैट्रोनाइज करने का, पूरी डेमोग्राफी बदलने मोदी से बड़ी हिंदू नेता है, देश के साथ खतरा पैदा कर रही है। नरेंद्र मोदी से बड़ी हिंदू नेता है। अब भाई देखिए, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं आज डिबेट पर। पहले उन्होंने बोल दिया सनातन की सबसे सच्ची प्रतीक ममता बनर्जी हैं। अब सोलंकी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से बड़ी हिंदू नेता ममता बनर्जी। बताइए भाई, इमरान जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आप सच मानते हैं? एक मिनट इमरान जी, ये आप मानते हैं? संजय जी को भी बिल्कुल, ये आप मानते हैं या फिर आप ये जानबूझकर अभी कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान वोट और आपकी तरफ हो? नहीं, मैं मानता हूं, मैं आपको इसको साबित प्रूफ कर दूंगा मैडम। हाँ, प्रूफ करिए। जहां पे मुसलमान रहते हैं उस एरिया, उस इलाके से हम मुसलमान एमएलए, हिंदू एमएलए और एमपी को जिताकर भेजते हैं पार्लियामेंट या विधानसभा में देश की। लेकिन मैं चैलेंज के बोल रहा हूं, हमारे टीएमसी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, बीजेपी के हैं, जहां पे गैर मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं, वहां कोई मुसलमान एमएलए बन सकता है क्या? बना सकते हैं क्या? ये बीजेपी में भी ताकत नहीं है, टीएमसी में भी ताकत नहीं है, कोई पार्टी में नहीं है। मुसलमान सबको गले लगाते हैं, हम इनको वोट देकर बनाते, सत्ता में लेके जाते हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी असदुल साहब बंगाल आए, हम बिहार भी लड़े, उत्तर प्रदेश भी लड़े, महाराष्ट्र भी लड़े। अभी तो आप ममता बनर्जी की कितनी बुराई कर रहे थे। अभी आपने बोला कि इनके राज में कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों का इतना बुरा कर दिया, हमारी हालत बद से बदतर हो गई। अब आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं। पहले आप तय करिए, आप उनकी तरफ हैं, उनके खिलाफ हैं? मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं मैडम, मेरी बात आप सही समझिए। ममता बनर्जी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई पार्टी हो, मुसलमान इलाकों से ये मुसलमान हिंदुओं को एमएलए बनाती हैं, एमपी बनाते हैं लोग, लेकिन नॉन मुस्लिम इलाकों से कोई मुसलमान एमएलए बना सकते हैं। ये इनकी ताकत है, चैलेंज कर रहा हूं मैं। और एक काम बताइए मुझे कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों की, जो बीजेपी, बताइए भाई संजय जी, कोई काम नहीं किया मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी ने, वो चैलेंज कर रहे हैं। एक काम बताइए, वो कह रही है। एक काम बता दीजिए संजय जी। न इनको काम दिखेगा और न भारतीय जनता पार्टी को काम दिखेगा, क्योंकि दोनों एक ही है। न हुमायूं कबीर को काम देखता है। मैं भारतीय, ये तीनों एक ही फैक्टर है, जी फैक्टर है, जी फैक्टर, बॉम्ब फैक्टर है ये तीनों। और पश्चिम बंगाल की जनता को काम देखता है, और वो काम दिखता भी है, और जनता के सिर पर चढ़कर बोलता भी है। ये हर चुनाव में साबित होता जा रहा है। आपने दोनों को एक विधानसभा चुनाव लीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव लीजिए, या उसके बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उनमें देखिए, ये काम जनता के सिर पर चढ़कर बोलता है और बंगाल की जनता को दिखता है। इनको नहीं दिखेगा। देखिए, अगर बंगाल की, सर देखिए सीधी बात यह है कि अगर बंगाल की जनता को दिख रहा है काम, तो बंगाल उन्हें जिताएगा। लेकिन अगर वो जनता एम और एच फैक्टर में बंटकर काम देखेगी, तो फिर यूपी टू बंगाल उसका असर जरूर दिखेगा। ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी ने एम फैक्टर की बात करके ये बता दिया है कि इस चुनाव में अब सीधे सीधे, चाहे वो बंगाल हो और उसके बाद यूपी हो, धर्म के नाम पर वोट मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।